हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स के आरआरबी जेई के प्रीवियस क्वेश्चन। ये हमारी सीरीज़ का 9वां वीडियो है। इससे पहले 8 वीडियो में हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और फ्लूइड मैकेनिक्स डिस्कस कर ली है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी ज़रूर देख लेना, आपको एग्जाम में डेफिनेटली फ़ायदा होगा। इस सीरीज में हम सभी सब्जेक्ट के आरआरबी जेई के प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये हमारे मैकेनिक्स का पहला वीडियो है और 2 वीडियो में इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन हैविंग विड्थ b एंड डेप्थ d अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड पैरेलल टू दी डेप्थ। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि रेक्टेंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यदि हम बात करें रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट की, तो ये हमारा रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, इसके 2 एक्सिस है। यदि ये हमारा सेंटर है तो इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2 होगा, तो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि ये तो हमारी हो गई विड्थ बी, ठीक है, और ये हो गई हमारी डेप्थ डी। अब यदि मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूँ एक्स एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट बात करूंगा तो रेक्टेंगुलर का कितना होता है, आप सभी को याद रखना है, बी डी क्यूब बाई 12 है, ये होता है। और यदि मैं बात करूं वाई एक्सिस के अबाउट तो हो जाएगा डी बी क्यूब अपॉन 12 है। अब यहाँ पे ना तो आपको एक्स दे रखा है ना ही वाई, तो यहाँ पे आपको दे क्या रखा है, यहाँ पे दे रखा है अबाउट दी पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड पैरेलल टू दी डेप्थ। तो यहाँ पे ये डेप्थ है, इसके पैरेलल कौन सा एक्सिस है, ये है आपका वाई एक्सिस। तो आपको वाई एक्सिस के अबाउट पूछा गया, इसका मतलब डी बी क्यू बाई 12 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है सी आंसर नहीं करना है। यदि आपको पैरेलल टू दी ये आपका विड्थ पूछा होता तब हमारा आंसर बी डी क्यू बाई 12 होता, तो आंसर हमारा सी हो जाता। और डेप्थ के पैरेलल पूछा है तो हमारा आंसर जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा। What is the moment of inertia of a quarter circle about its diametral axis? देखिए, डायमीट्रल एक्सिस का मतलब क्या है, सेंटर के अबाउट। यदि मैं बात करूँ पूरे सर्कल की तो ये हमारा सर्कल हो गया, ये हमारे सर्कल का सेंटर है। तो सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि हम निकालेंगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए बराबर आएगा, क्योंकि सर्कल जो होता है हमारा सोमेट्रिक होता है, ठीक है। तो कितना होता है, पाई बाई 64 डी टू दी पावर 4। यदि इसका हाफ करें हम, ये हमारा हाफ हो जाएगा सर्कल, ठीक है। तो सर्कल हाफ हो जाएगा तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि हम इस एक्सिस के अबाउट लेंगे, यानी कि ये हमारा जो डायमीटर है इसी एक्सिस के अबाउट लेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधा हो जाएगा। और सिमिलरली यदि हम बात करें क्वार्टर सर्कल की तो ये हमारा हो जाएगा क्वार्टर सर्कल, और इसी एक्सिस के अबाउट यदि हम बात करें तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डायमीट्रल एक्सिस के अबाउट ये हो जाएगा पाई बाई 64 डी टू द पावर 4 का 1/4 टाइम्स। 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 64 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 256, ये हो जाएगा पाई बाई 256 डी टू द पावर 4। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी आपको डायमीट्रल एक्सिस के अबाउट पूछे, इसका मतलब क्या है, डायमीट्रल एक्सिस यानी कि सर्कल का सेंटर, तो कंप्लीट सर्कल होगा तो उसका सेंटर हो जाएगा। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसी का आधा, और क्वार्टर है तो 1/4 होता जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और यदि ये जो क्वार्टर की जगह हाफ सर्कल होता तो आंसर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। कंडीशन क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि डायमीट्रल एक्सिस के अबाउट पूछा गया है तभी ये हो जाएगा। अदरवाइज जैसे इसके सेंटर पे पूछता, यहाँ पे पूछता तो आंसर अलग हो जाता। इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन अ रिजिड बॉडी देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इज द स्टेटमेंट ऑफ। तो ये स्टेटमेंट किसका है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्सेस, लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस, ट्रायंगुलर फोर्सेस, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, यदि हम कोई बॉडी जो है स्पिन कर रही है, रोटेट कर रही है, घूम रही है, तो यदि हम उसके बात करें
यदि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। तो यानी कि यदि हम बात करें, यदि हमारा टॉर्क टो है तो टॉर्क होगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम dl/dt। एल यहाँ पे क्या है, एंगुलर मोमेंटम। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट कब होगा, जब हम एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं करेंगे। इसका मतलब टॉर्क की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो dl/dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये क्या है, एल क्या है, अभी मैंने आपको बताया था, ये है हमारा एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम होता है I इंटू ओमेगा। तो I ओमेगा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यही आपको पूछा गया है कि यदि हम एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं करें तब क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी जो है वो रिमेंस कांस्टेंट रहेगा। यानी कि I ओमेगा बराबर कांस्टेंट, या मैं कह सकता हूँ I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। ये क्या है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। The moment of inertia of a rectangular section 3 cm wide and 4 cm deep about x axis passing through center is। तो बहुत ही सिंपल है, आपको डायरेक्ट x एक्सिस के अबाउट पूछा गया है। तो यदि मैं बात करूं, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, ये कितना मीटर चौड़ा है, 3 मीटर वाइड है और 4 सेंटीमीटर जो है डीप है। तो x एक्सिस के अबाउट यानी कि सेंटर के अबाउट पूछा रहा है, ये ध्यान रखना, सेंटर के अबाउट पूछा है कि नहीं पूछा है। तो सेंटर के अबाउट यदि हम बात करें वो भी x एक्सिस, तो BD3/12 हो जाएगा। तो b की वैल्यू 3, d³ 4, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 फॉर कैलकुलेशन ईजी। तो ये कितना हो जाएगा, 3, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर टू द पावर 4, क्योंकि ये वैल्यू जो है सेंटीमीटर में दे रखी है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। मैकेनिक्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया फ्रॉम इट्स एक्सिस इज नोन एज। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, प्रोडक्ट ऑफ एरिया ए इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एरिया फ्रॉम द एक्सिस इज नोन एज। तो ये क्या है, ये होता है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन, इसका स्क्वायर। तो ये होता है आपके सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। क्या होता है, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एरिया मीटर स्क्वायर में, रेडियस ऑफ गायरेशन मीटर है तो इसका स्क्वायर भी मीटर हो जाएगा, यानी कि मीटर की पावर 4 हो जाएगा। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सेमी सर्कल लाइज एट द डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम इट्स बेस मेजर्ड अलोंग दी वर्टिकल रेडियस। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, सेमी सर्कल का पूछा गया है। किसके अबाउट पूछा गया है, फ्रॉम इट्स बेस मेजर्ड अलोंग दी वर्टिकल रेडियस। तो देखिए, यदि मैं बात करूँ सर्कल की, तो ये हमारा सर्कल हो गया। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है और यहाँ से देखिए आप, ये हमारा वाई एक्सिस है, टच करा, ठीक है, ये वाई। तो अब इसका जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा d/2 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, d/2। ये तो हो गया कंप्लीट सर्कल की बात। अब यदि हम बात करें सेमी सर्कल की, तो यदि मैं सेमी सर्कल बनाऊँ, ये हमारा सेमी सर्कल हो गया। तो इस सेमी सर्कल में यदि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लें, ये तो हमारा हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया आपके एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे कहीं पे सेंटर होगा, तो ध्यान से देखना है ये डिस्टेंस कितनी हो रही है, ये तो हो रही है हमारे, क्योंकि टोटल जो है ये d है, तो ये d/2 हो गई। यानी कि x की वैल्यू तो कितनी है, d/2, या हम कह सकते हैं y एक्सिस से कितना दूर है इसका सेंटर, तो d/2। और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगी। ये डिस्टेंस आपको पूछी गई है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आप वापस पढ़ सकते हैं, फ्रॉम इट्स बेस मेजर अलोंग द वर्टिकल रेडियस। तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये पूछी गई है। ये आपको ध्यान रखना है, ये होती है आपके 4r/3π। कितनी होती हैं, 4r/3π। ऑप्शन यहाँ पे
सी करेक्ट हो जाएगा। ए कपल प्रोड्यूसेस डैश टाइप ऑफ मोशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कपल होता क्या है। यदि मैं बात करूं, जैसे ये कोई आर डिस्टेंस है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है एफ इस डायरेक्शन में और इसके इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इसके पैरेलल है लेकिन इसके इक्वल है। ये भी फोर्स एफ है, ये भी एफ है और आर डिस्टेंस के अबाउट है, तो ये क्या बनाएंगे, कपल बनाएंगे। तो ये जो कपल है, कपल बन गया, तो ये क्या करेगा, ये इसको ऐसे रोटेट करेगा और ये इसको ऐसे रोटेट करेगा, कुल मिला के ये रोटेशनल मोशन बनाएंगे। तो कपल क्या प्रोड्यूस करता है, रोटेशनल मोशन। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। A distance between the forces acting in the couple is, तो देखिए ये हमारा डिस्टेंस r है और ये हमारा फोर्स f है और ये f है, तो ये कपल बन गया। अब ऑप्शन ए देखिए, ऑलवेज f फिक्स डिस्टेंस, तो ये r की वैल्यू फिक्स थोड़ी ही है। ये मान लो इतनी सी डिस्टेंस है, यहाँ पे फोर्स हमारा f लग रहा है, मान लो F1 लग रहा है, ये भी F1 लग रहा है। देखिए ये कंडीशन होनी चाहिए कि फोर्स जो है वो इक्वल होना चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी कपल बनेगा। तो ये R1 डिस्टेंस है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि ये फिक्स डिस्टेंस ही है, तो ये वेरिएबल हो सकती है, ये भी और ये भी। तो यानी कि ए फाइनाइट वेरिएबल डिस्टेंस, क्योंकि इनफाइनाइट तो होगी नहीं, जीरो भी नहीं होगी, फाइनाइट डिस्टेंस होगी, लेकिन अलग अलग भी हो सकती है, तब भी ये क्या बनाएगा, कपल बनाएगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये फोर्स F है, ये सेम फोर्स यदि हम और डिस्टेंस पे लगा दें, जैसे ये R1 डिस्टेंस है, फोर्स उतना ही है, F इधर है, F इधर है, तो भी ये क्या बन जाएगा, कपल। तो यानी कि डिस्टेंस सेम होना ज़रूरी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट दैट इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ 3 कॉन्करेंट फोर्सेज, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर 2 फोर्सेज। तो ये कौन सा थ्योरम है, वर्गनोन, लेमीज, पैरेललोग्राम या फिर ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। तो हमारा जो आंसर है वो बी करेक्ट हो जाएगा, लेमीज थ्योरम। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि लेमीज थ्योरम एक्चुअल में होती क्या है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन दे रखी है ये लेमीज थ्योरम की है, इसी डेफिनेशन को हम इलेबोरेट करते हैं। देखिए कॉनकरेंट फोर्सेज, यानी कि एक ही पॉइंट पे लगते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉनकरेंट फोर्सेज। तो जैसे कि ये एक फोर्स हो गया, दूसरा और तीसरा, ये तीनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं। इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। ये एक फोर्स हो गया, दूसरा हो जाएगा और ये हमारा तीसरा हो गया। तो ये मान लो P फोर्स है, इधर आपका Q है और इधर आपका R है। अब देखिए इफ़ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो ये बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में है अंडर द एक्शन ऑफ 3 कॉन्करेंट फोर्सेज। ये एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट फोर्सेज। ईच फोर्सेज इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन दी अदर 2 फोर्सेज। जैसे मान लो इस फोर्स की यदि हम बात करें तो इसके सामने जो एंगल होगा वो होगा हमारा अल्फा। तो ये जो है फोर्स जो है किसके प्रोपोर्शनल होगा, इस एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल, यानी कि P इज प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। तो इनका जो रेशियो होगा P अपॉन साइन अल्फा बराबर होगा Q के सामने जो एंगल होगा ये होगा बीटा। तो Q अपॉन साइन बीटा बराबर हो जाएगा R के सामने यदि हमारा एंगल गामा है तो R अपॉन साइन गामा। ये हमारा क्या है, लेमीज थ्योरम है। इसमें क्या होता है कि एंगल जो है और फोर्स के बीच में रिलेशन हम निकाल सकते हैं। ये रिलेशन है, वैल्यू निकाल सकते हैं यदि हम कैलकुलेशन करनी हो तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्या है, इफ ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज इज इन इक्विलिब्रियम देन देयर एल्जेब्रिक सम इज 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कपल कैन बी बैलेंस्ड। इफ ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज इज इन इक्विलिब्रियम देन द एल्जेब्रिक सम ऑफ देयर मूवमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन इज 0, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ एनी 2 फोर्सेज अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ द रिजल्टेंट अबाउट द सेम पॉइंट। देखिए मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इतना इजी तरीके से समझाता हूँ कि आप कभी नहीं भूलोगे। देखिए आप इमेजिन कीजिए कि आप जो है अपनी वाइफ के साथ में गार्डन जा रहे हैं, ठीक है। तो गार्डन में आपने एक झूला देखा होगा, जैसे ये आपका झूला है और ये जो है एक पॉइंट के अबाउट पाइवोटेड है, ठीक है। ये आपका ट्राइंगल हो गया, यानी कि इसके अबाउट ये क्या करेगा, मूवमेंट करेगा।
इधर भी फोर्स लगाएंगे तो ये क्या कर सकता है, रोटेट भी करता है और थोड़ा बहुत मूवमेंट भी करता है, ये आपने देखा होगा। तो क्या होगा कि ये मान लो डिस्टेंस जो है d1 है और ये आपकी डिस्टेंस d2 है। अब एक तरफ आप बैठ गए, ठीक है, आप क्या है 50 kg गए हैं, ठीक है, मान लो आप 50 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे। आपकी जो वाइफ है वो थोड़ी सी हेल्दी है, तो इधर मान लो ये 100 न्यूटन का फोर्स लगाएगी, तब तो क्या होगा, ये झूला नीचे बैठ जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो डिस्टेंस है, मान लो ये डिस्टेंस जो है 2 मीटर मान ली और ये डिस्टेंस है 1 ही मीटर है, तो अब ये क्या है, झूला बैलेंस हो जाएगा। अब वेट तो हमारा इक्वल नहीं है, फिर भी क्या हो जाएगा, ये झूला बैलेंस में घूमेगा, क्योंकि यही तो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स है। क्योंकि ये जो झूला है इसकी वजह से, ये फोर्स की वजह से इधर घूमेगा और ये इधर घूमेगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा। कैसे कि हमारा जो फोर्स है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही क्या होता है, मूवमेंट। तो इधर क्या है, फोर्स 50 न्यूटन और डिस्टेंस कितनी है 2, और यहाँ पे देखिए 100 × 1, तो बैलेंस हो गया। तो यही क्या है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। और यदि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट अप्लाई हो रहा है तब आप झूले आराम से खाएंगे। तो हमारा जो आंसर क्या है, सी करेक्ट हो जाएगा। इफ द सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज इज इन इक्विलिब्रियम देन द एल्जेब्रिक सम ऑफ देयर मूवमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन इज 0, क्योंकि ये मूवमेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये जो है बैलेंस हो जाएगा या फिर नेट मूवमेंट 0 हो जाएगा। द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास इज, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास पूछा है आपको, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट मास क्या होगा, I बराबर mr²। तो ये होता है, m क्या है यहाँ पे, मास, तो मास क्या हो जाएगा किलोग्राम में और डिस्टेंस मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। According to the law of movements, if the number of coplanar forces acting on a particle are in equilibrium then, तो यहाँ पे वही बात होगी, अभी मैंने जो आपको डिटेल में बताया था वहाँ पे लिखा था प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, या फिर हम कह सकते हैं लॉ ऑफ मूवमेंट। तो हमारा जो आंसर है वो बी करेक्ट हो जाएगा। जो हमने अभी 10 नंबर क्वेश्चन किया था वही है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ देयर मूवमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट फोर्सेज अबाउट द सेम पॉइंट। If the line of action of all the forces are along the same line, then the forces are said to be, तो यदि हमारा फोर्सेज की लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम है तो ऐसे फोर्सेज को क्या बोलेंगे, को लीनियर फोर्सेज बोलेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इफ अल्फा इज द एंगल बिटवीन टू फोर्सेज P and Q, then the angle made by the direction of the resultant theta relative to the force P is given by, तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, एक कोई फोर्स P है, ये हमारा फोर्स P है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये हमारा P फोर्सेस है। एक फोर्स हमारा जो है वो Q है, इनके बीच में एंगल कितना है, एंगल है हमारा अल्फ़ा, ये अल्फ़ा हो गया। अब यहाँ पे दिया गया है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट है ये P के अबाउट जो है एंगल थीटा बना रहा है, ये हमारा क्या है रिजल्टेंट। तो ये थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैं इनसे मिला देता हूँ, ठीक है, ये यहाँ से मिल गया और इसके पैरेलल में एक लाइन खींच देता हूँ, ये हमारी लाइन हो गई। तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, Q हो जाएगी। और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये मैंने परपेंडिकुलर ले लिया, ये हमारा 90 डिग्री, तो ये जो एंगल अल्फ़ा है तो ये भी क्या होगा, अल्फ़ा होगा। तो जब ये अल्फ़ा है, ये Q है, तो ये वैल्यू कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, तो ये Q cos अल्फ़ा हो जाएगी और ये वर्टिकल वाली कितनी हो जाएगी, Q sin अल्फ़ा। अब देखिए एक ट्राइंगल में देखता हूँ, ये आपका B और ये C, तो ये ट्राइंगल ABC आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल में यदि मैं टेन थीटा की वैल्यू पूछूं आपको तो कितनी हो जाएगी, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, या फिर कह सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है
क्यू साइन अल्फा अपॉन बेस क्या है, बेस हमारा ये टोटल है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि P प्लस क्यू कोस अल्फ़ा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी टेन इनवर्स क्यू साइन अल्फ़ा अपॉन P प्लस क्यू कोस अल्फ़ा। कौन से ऑप्शन में दिया गया है, देखिए यहाँ तो आप इजीली देख सकते हैं 10 एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी ऑफ मास 236 किलोग्राम टू प्रोड्यूस एक्सेलेरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए, यानी कि मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास 236 दे रखा है इंटू आपकी एक्सेलेरेशन कितना दे रखा है 4, तो मल्टीप्लाई करोगे कितनी वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा 944 न्यूटन। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन, सिंपल क्वेश्चन है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, ये तो आपने सुना है, लेकिन क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज बट सेम डायरेक्शन, सेम बॉडी बट इन अपोजिट डायरेक्शन, सेम बॉडी एंड इन सेम डायरेक्शन, डिफरेंट बॉडी बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि ये दीवार है, दीवार पे आपने मुक्का मारा, ठीक है, ये आपने मुक्का मारा, ठीक है, तो आपको मुक्का मारा, तो यानी कि आपके फोर्स लगाने की डायरेक्शन इधर होगी, और जब चोट लगेगी यानी कि दीवार ने आपके चोट लगाई तो इस डायरेक्शन में लगेगी। तो यहाँ पे बॉडी कितनी है, दो है, एक तो आपका हाथ है, एक यहाँ पे दीवार है, तो आपने इस डायरेक्शन फोर्स लगाया और रिएक्शन आएगी इस डायरेक्शन में, यानी कि डिफरेंट बॉडीज बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अब आप नहीं बोलोगे। द एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेमी सर्कुलर रीजन हैविंग डायमीटर डी अबाउट द डायमेट्रिक एक्सिस, तो यहाँ पे डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट पूछा गया है, सेमी सर्कल है तो इसका आधा हो जाएगा, यानी कि π/64 का आधा कितना हो जाएगा, π/128 d⁴, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ टेंसाइल फोर्स इज इन वायर दैट मेक्स 60 डिग्री विथ हॉरिजेंटल एंड इट्स कैरिंग ए फोर्स ऑफ 20 किलोन्यूटन इज, तो आपको हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकालना है। जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, इधर से कोई एक वायर है जो 20 किलो न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और ये जो एंगल है हॉरिजेंटल के साथ में कितना बना रहा है, 60 डिग्री, तो आपको हॉरिजेंटल कंपोनेंट पूछा गया है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, 20 cos 60, ठीक है, तो 20 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, यानी कि ऑप्शन जो है हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 10 वैल्यू आ जाएगी 10 न्यूटन। यदि आपको वर्टिकल पूछता तो कितना हो जाएगा, 20 sin 60, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तब आपकी वैल्यू कुछ और आ जाती। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ मीन वैल्यू इज कॉल्ड, फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड या फिर वेवलेंथ। देखिए यदि मैं बात करूं, जैसे मान लो ये आपकी कोई वेव बन रही है, ठीक है, ये वेव बन रही है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस। तो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम जा रही है, ये आपको वैल्यू पूछी गई है, तो ये जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस होता है यानी कि मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। और यदि ये जो पिच है इससे लेके ये जो सेम पिच आएगा वापस, ये जो डिस्टेंस क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है वेवलेंथ, जिसे हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी आप सभी को पता है कि यूनिट टाइम में वो कितनी जो है वैल्यू को रिपीट कर रहा है, वो हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। और एक साइकिल कंप्लीट होने में जितना टाइम लेता है उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर मैं कह सकता हूँ ds/dt, ये क्या होता है, वेलोसिटी होती है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना,
और फ्रेंड्स यदि आप टेस्ट IQ को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये हमारी UPI ID है, यहाँ से आप सपोर्ट कर सकते हैं। और कोई भी आपको क्वारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू।